हम आपके सभी शिक्षक, आपके विद्यालय के लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम जिंदगी में फर्स्ट टाइम 2000-3000 किलोमीटर से जा रहे हैं। लेह लद्दाख से जो बच्चे यहाँ आए, 50 बच्चे ITBP लेकर आए, 50 लद्दाख की गवर्नमेंट ने भेजा। सिक्किम हमें जाने में 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ डेली फ्लाइट ही नहीं होते। बागडोगरा से 8 आवर बाय रोड जर्नी करके सिक्किम जाना और रोड ब्लॉक होना, वो हम समझते हैं किस मुश्किल से हम गंगटोक पहुँचते हैं। और वहाँ पहाड़ियों में से अलग अलग जगह से बच्चों को इकट्ठा करके लाना, हम उनके माता पिता, उनके शिक्षक को प्रणाम करते हैं। नागालैंड, अभी मैं 4 मंथ नॉर्थ ईस्ट में था, वहाँ से किस तरीके से लोगों का जीवन है, वहाँ से लोग को आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम सभी लोग आप लोगों का स्वागत, सम्मान और आपके अभिभावक के प्रति आभार प्रकट करते हैं। प्यारे बच्चों, यह शिविर हमने क्यों लगाना प्रारंभ किया और इसका हमने क्या प्रयोजन रखा और यहाँ आप आकर के क्या करने वाले हैं, हम कुछ चंद मिनटों में आपके साथ इसे शेयर करने का प्रयास करते हैं। 2002 में हमने ये सोचा, पहले यहाँ पे आश्रम हमारा एक था, यहाँ एक गौशाला थी। 28 दिसंबर 2000 को हमें पता चला कि इस पहाड़ी के पीछे एक संत जी गायों को गर्म पानी पिला देते हैं और गाय मर जाती हैं। मुझे सुनकर के बड़ा शौक लगा। हम उस समय संस्कृत और हिंदी सीख रहे थे। हमको हिंदी नहीं आती थी, हमको संस्कृत नहीं आती थी। तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया, उनकी एक गाड़ी लेकर के हम यहाँ देखने आए और बहुत दुख हुआ। और हमने यहाँ 5236 काउस की एक गौशाला यहाँ पर आकर के बनाई। और ये सब जमीन पूरा जंगल था। सूरज निकले तो 1 लाख रुपए रोज के यहाँ पे चारा लगते थे। तो हमने जब गौशाला यहाँ पर ऐसे रख दिया, गाय रख दिया, हमने उसकी व्यवस्था करने लगे। आफ्टर 26 डेज गुजरात में कच्छ में अर्थक्वेक, भूकंप आ गया। तो हमने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया और सोचा कि अगर हमारे पास कुछ राशि नहीं है, लेकिन हम लोग चल करके लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 ट्रक थी, 4 ट्रक थे। उस पर 165 लोग बैठकर हम लोग कच्छ के लिए जाने वाले थे। लेकिन रास्ते में अपने सहयोगियों से बात करना शुरू किया और राजकोट पहुँचते पहुँचते हमने 11 ट्रक राशन इकट्ठा करके और 27 जनवरी को सुबह 5 AM को मॉर्निंग में हम कच्छ भुज में पहुंच गए और वहां लोगों की मदद की। 960 लोगों का हमने वहां लाशें निकाली। लाशें जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। यहाँ कुतियाना से हमने 8 ट्रक लकड़ियों की गाड़ी मंगवाई और 165 ट्रक लोडेड राशन हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ब्लैंकेट्स और सारी चीज़ें। फिर 946 विलेज वहाँ डिस्ट्रॉय हुए थे। एक गांव था कुरन, इंडिया ब्रिज के पास। वो गांव के लोग अपने कुल देवी को प्रणाम करके गांव छोड़कर वो जाने के लिए सब सामान आदि बांध लिए थे। हमने कहा आप लोग क्यों जा रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि ये 80 किलोमीटर की रेडियस में मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ हमें बहुत तकलीफ होती है। तो हमने कहा यहाँ आपको मुस्लिम से तकलीफ होती है, अंदर जाओगे हिंदू से तकलीफ होगी। तो कमज़ोर आदमी हर जगह तकलीफ उठाता है और शक्तिशाली आदमी दुनिया में हर जगह सम्मान से जीता है।
तो अगर सर ऊंचा करके जीना है तो अपने दिल में शक्ति पैदा करो, स्वाभिमान पैदा करो। और ये गांव आपका गिर गया है, इस गांव को हम बना देंगे, आप इसकी चिंता मत करो। हम जो गांव बनाएंगे, इस गांव पर मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, मैं अपने ट्रस्ट का नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन को ये नए एहसास रियलाइज ना हो कि हमारी किसी ने मदद की है। और जो सरकारी सहायता मिलेगी वो आप लोग रखना, हमें नहीं चाहिए। तो हमने एक गांव नहीं, हमने 5 गांव बनाए। कुरन, घोड़पर, खारी, बेढ़ार, खारोड़ा, इसी कच्छ में 5 गांव हमने बना दिए। 17 स्कूल बनाए। और साबरकाठा के पोशीना क्षेत्र में हमने 400 कुएं खुदवाए। और पोरबंदर, इस विस्तार के अंदर सब जगह जगह तालाब और चेक डैम का भी निर्माण कराया। इस काम को देखकर ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बड़े प्रसन्न हुए। वो हमारे पास यहाँ आकर के काफ़ी वक्त गुजारे और हमारी से अच्छी दोस्ती रखी। श्री KPS गिल का पूरा हमें आशीर्वाद और स्नेह मिला। जब भी मुझे कोई तकलीफ पड़ी, परेशानी हुई, वो चट्टान की तरह खड़े रहते थे। एक बार हमारे ऊपर काफ़ी कर्जे हो गए थे, उन्होंने 3 दिन के अंदर सारे कर्जे बोले चुका दिया जाएगा, और उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि गौशाला के ऊपर या रोज के मीटर डाउन होते थे। खैर एनीवे, सारी मुश्किलों को फेस करते हुए काम कर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वो यहाँ आए और वो हमारे से काफ़ी प्रभावित हुए काम को देखकर। उन्होंने मुझे ले जा कर के एक सोने का कड़ा पहनाया और मेरा सम्मान किया। और वो कड़ा मैं इसके अंदर पहनता हूँ, बाहर नहीं दिखाता हूँ आप लोग को। तो वो जो है वो ले जाकर हमारा सम्मान किया, ऑनर किया। तो मैंने सोचा जब इतने बड़े बड़े लोग मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं, तो हमें इथिक्स वैल्यू से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो मैंने टंकारा, जहाँ हम संस्कृत सीख रहे थे, टंकारा से कुछ लोग यहाँ आए हैं, सबको मालूम भी है कि मैंने वहाँ पर एक फार्मर के खेत में 1 मंथ ओनली वाटर, नो फूड, नो फ्रूट, नो मिल्क, ओनली वाटर, पानी पी करके 1 मंथ हमने थिंकिंग किया कि आखिर हमारा लाइफ का उद्देश्य, एम्बिशन क्या होना चाहिए। तो मैंने आचार्य चाणक्य की कौटिल्य अर्थशास्त्र का स्टडी किया। आचार्य चाणक्य का एक सेंटेंस मुझे उसमें मिला कि इजी टू गेट सक्सेस बट डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। सफलता पाना बड़ा आसान है, लेकिन उस सफलता को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जीवन में सक्सेस होते हैं, सफलताएं मिलती हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो मैंने अपने आप से 3 क्वेश्चन किए कि जो भी मैं काम अपने लाइफ में कर रहा हूँ वो किसी रिवार्ड के लिए कर रहा हूँ या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी कॉन्शियस ने कहा नहीं, हमें किसी प्रकार का रिवार्ड नहीं चाहिए, हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने अपने आप से किया, हमें लोगों के नज़रों में अच्छा रहना है या हमें अपनी नज़रों में अच्छा रहना है, ऊपर वाले की नज़र में अच्छा रहना है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने ये किया कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी के दिखाने के लिए कर रहे हैं या रियल में सर्विस के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने ढूंढ करके अपने जिंदगी के 5 प्रिंसिपल गाइडलाइन हमने बनाए, जिसमें पहला प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हम लाइफ में कभी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी धन इकट्ठा नहीं करेंगे। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कैन यू इमेजिन। तो मैंने जिंदगी में कोई बैंक बैलेंस नहीं है। तो जिंदगी में मैंने पहला फैसला किया कि मैं लाइफ में कभी धन इकट्ठा नहीं करूंगा और न ही कोई डिसाइपल PA PRO असिस्टेंट लाइफ में बनाऊंगा।
मेरा जिंदगी में कोई पीए नहीं है, कोई पीआरओ नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं है और कोई मेरा चेला चेली, ये सब कोई नहीं है। मैं जिंदगी में अकेला रहता हूँ, कहीं भी ट्रैवलिंग करता हूँ, हम अकेले जाते हैं और अकेले काम करते हैं। जिंदगी क्योंकि चेला चेली रखना, पीए पीआरए रखना, ये काम कम करते हैं, बदमाशी ज़्यादा करते हैं। और अगर इनको बर्बाद होना है तो इन सब चक्कर में पड़ो, तो हमें इस सब काम को जिंदगी में नहीं करना। जिंदगी का दूसरा फैसला हमने किया कि हम कोई मंदिर नहीं बनाएंगे। जिस मंदिर को भगवान ने, परमात्मा ने बनाया है, ये ईंट पत्थर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन सारे वर्ल्ड के 8.9 बिलियन जो वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट होने जा रही है, 7.8 बिलियन भी लोग कहते हैं, कैलकुलेशन कुछ अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड के सारे ब्रिलियंट लोग 1 ट्रिकल ब्लड, एक बूंद खून भी कोई नहीं बना पाया, तो जो ईश्वर के बनाए हुए मंदिर हैं, हमें उसकी पूजा करनी है। आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे मंदिर हैं, उस श्रद्धा से हम आपका सम्मान और उस इज्जत से देखने की कोशिश करते हैं। मंदिरों में भगवान तो हमें आज तक मिले नहीं। मैंने 11,490 किलोमीटर मैंने इस पैरों से चल करके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है। 2,525 किलोमीटर गंगा रिवर की वन साइड, 3,364 किलोमीटर नर्मदा की बोथ साइड यात्रा की है और 12 ज्योतिर्लिंग 11,490 किलोमीटर मैंने ऑन फुट इस पैरों से चल करके यात्रा किया है। हमें वहाँ भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए। मैं आपको अपना ईश्वर समझकर और आपके दर्शन के लिए प्रयास करता रहता हूँ। लाइफ का थर्ड डिसीजन, तीसरा फैसला मैंने लिया कि हम जिंदगी में कभी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेंगे और न ही कभी फॉरेन का फंड लेंगे। अगर गवर्नमेंट ग्रांट लेते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप पर लोग एलिगेशन लगाएंगे। तो मैंने कभी गवर्नमेंट ग्रांट, आज तक जो मैंने 5 गांव गुजरात में बनाए, 1 रुपये सरकारी सब्सिडी नहीं ली, जबकि 50% गुजरात सरकार सब्सिडी देने के लिए तैयार थी। हमने जो यहाँ जो भी काम किए उसमें सब्सिडी मिलती थी, लेकिन न मैंने कभी सरकारी सहायता लिया और न हमने कभी फॉरेन का फंड लिया। जिंदगी का फोर्थ गाइडलाइन हमने ये बनाया, पहले तो हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी है, लेकिन फिर भी मुझे कोई लेक्चर प्रवचन के लिए बुलाएगा तो हम उसकी फीस नहीं लेते हैं। कहीं भी ज़्यादा देखिए, 4-5 मंथ में आर्म फोर्सेस में रहता हूँ, अलग अलग जाते हैं, आने जाने की प्लेन की टिकट अपना खर्च करके जाते हैं और किसी से 1 रुपये कभी हमने फीस या किसी प्रकार का गिफ्ट लेने का प्रयास नहीं करते। आज 22 इयर्स मेरे लाइफ की कैरियर में अगर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने धर्मबंधु को इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि मुझे प्लेन की टिकट भेजो या मुझे कुछ गिफ्ट दो, मैंने ऐसा काम लाइफ में कभी नहीं किया। और न ही कोई मैन्युअल सिस्टम से, चालबाजी चालाकी से प्रचार प्रसार करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, गिफ्ट दे करके। आप पूरे आश्रम में देखिए, देख लीजिए, मेरा कोई बैनर, कोई पोस्टर आपको नहीं मिलेगा, मेरा कोई फोटो नहीं मिलेगा। लोग छोटा छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, रोड से बैनर सजाते, झंडे लगाते, महाराज जी पधार रहे हैं। हमारा इस पूरे कैंपस में मेरा कोई व्यक्तिगत फोटो, कोई आस्था आपको आज तक नहीं मिलेगा। और न मैं कोई पैसे दे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खबर छपवाने का जिंदगी में कोई काम किया, कभी नहीं किया ऐसा काम। और लाइफ का लास्ट डिसीजन, ह्यूमन वीकनेस होती है। मैंने ये फैसला किया था अगर हम ऐसे रह पाएंगे तो रह जाएंगे, नहीं रह पाएंगे तो फिर हम शादी कर लेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके मुंह काला करके कुकर्म नहीं करेंगे। तो ये 27 फरवरी 2002 को मैंने ये डिसीजन लिए थे। आज 22 इयर्स इस फैसले को
कायम हो गया। अगर इसमें जरा सा भी फॉल्ट होता तो 2-3-4 ईयर्स में एक्सपोज हो जाता। आज 22 ईयर से इसकी कंटिन्यूटी है। ये आप लोग की ब्लेसिंग है और आप लोग की प्रेयर है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस हमारा जो मिशन का उद्देश्य है, इस शिविर का जो उद्देश्य है, एम फॉर राष्ट्र कथा शिविर, इस एम ऑफ राष्ट्र कथा शिविर, इस शिविर का जो उद्देश्य है वो है लव फॉर द नेशन, राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करना या प्रेम रखना। हम जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, हमें उसके प्रति प्रेम करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्रेम हमें क्यों करना चाहिए? आप देखिए, ये राष्ट्र हमको क्या देता है? सबसे पहले हमें ऑक्सीजन देता है, हमें वाटर देता है, हमें फूड देता है, हमें रहने के लिए प्लेस देता है। अगर ये सब नहीं मिले तो हम लोगों का जीवन चलेगा? तो जो हमें मिला है उसके प्रति हमें सम्मान करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति हमारा आदर भाव बरकरार रहना चाहिए। नंबर 2, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। मेरी ये समझ है, जिस देश के नागरिक आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं, वह देश स्ट्रांग होता है, वह कंट्री स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके सामने 2 कंट्री का एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी कंट्री रिलीजियस बेस पर, कास्ट बेस पर लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। इसके लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हिस्ट्री में मिल जाएंगे और दुनिया में हमें देखने को मिलेगा। आप अरब का एग्जाम्पल लीजिए। ये रिलीजियस बेस का एक स्टेट 8 जून 632 में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन आगे चल करके ये सस्टेनेबल नहीं हो पाए, ब्रिटिश के गुलाम बन गए और 1922 में जब वो ब्रिटिश से उनको फ्रीडम मिला तो 22 कंट्री में अरब डिवाइड हो गया। जो आज अरब लीग है वो 22 कंट्री के अंदर है। सभी के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं। 1932 से पहले अरब की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन जब वहाँ पता चला कि इनके पास ऑयल फील्ड है, लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो वो लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और 1936 में जब कमर्शियल बेस पर वहाँ ऑयल का इनोवेशन हुआ तो गल्फ के इकोनॉमिकल कंडीशन सिचुएशन अच्छी हो गई। लेकिन यूएई के पास न तो ही ऑयल फील्ड था, न ही उनके पास गोल्ड माइंस थी और न ही उनके पास पल्स माइंस थे। लेकिन यूएई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ये थिंकिंग किया कि हमें रिजिड किस्म की पॉलिसी, रिजिड प्रैक्टिसेस को हटकर हमें ब्रॉड माइंड को रखना होगा, लोगों का रिस्पेक्ट करना होगा। अगर हमें डेवलप करना है तो दुनिया के लिए दरवाजे खोलने होंगे। उन्होंने अरब की रिजिड प्रैक्टिसेस से अलग होकर अपने ब्रॉड माइंड को दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस किया, लोगों का रिस्पेक्ट किया, लोगों का ऑनर किया, अदर रिलीजन के रिचुअल प्रैक्टिसेस का रिस्पेक्ट किया और आज यूएई अरब का एक मॉडर्न स्टेट बनकर के हमारे सामने मौजूद है। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास सिंगापुर है। 1958 में जब सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ तो उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे। वहाँ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर किसी एक सेक्ट के लोग नहीं रहते थे। वहाँ डच थे, हान थे, थाई थे, हिंदू तमिल थे, कुछ यूची थे, अदर कम्युनिटीज के लोग थे, मुस्लिम्स थे। लेकिन उनके लीडर ली कुआन यू ने सबको एक साथ रहने की सलाह दी, सबको लीड किया
और 1958 में सिंगापुर ने एक स्लोगन दिया कि सिंगापुर क्या होगा, द आइडियल सिटी ऑफ कलकत्ता। सिंगापुर को हम इंडिया का कलकत्ता एक दिन जरूर बनाएंगे। और उन्होंने एयरलाइंस जो चालू किया, 560 पेज की उनकी बुक है, ली क्वान यू के विषय में आप उसे पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने एयरलाइंस का निर्माण किया सिंगापुर में और किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। 1958 में जब सिंगापुर डिवाइड हुआ तो उनके प्रेसिडेंट का ड्रीम था कि हम इंडिया का कलकत्ता सिंगापुर को बना डालेंगे। बट 2018 में कलकत्ता से चीफ मिनिस्टर सिंगापुर जाती हैं और वहां एक स्लोगन देती हैं कि मैं कलकत्ता को कभी सिंगापुर बनाऊंगी। ये डिफरेंस क्यों हुआ, ये सक्सेस क्यों नहीं मिली? चूंकि उन्होंने, ली क्वान यू ने सिंगापुर के 3 पिलर रखे। नंबर 1, मेरिटोक्रेसी, मेरिट का रिस्पेक्ट करना। नंबर 2, प्रैग्मैटिज्म, आदमी की जिसकी कैपेबिलिटी है उसका रिलेवेंट को प्रमोट करना। और नंबर 3, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये 3 पिलर के बेस पर सिंगापुर आज दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। वहां कोई भी अपार्टमेंट बनते हैं तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग नहीं होते। उस अपार्टमेंट के अंदर हान भी होंगे, यूसी भी होंगे, थाई भी होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, मिल करके रहना, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन। इस पॉलिसी से लेकर सिंगापुर आज दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल स्टेट हमारे सामने है और वहाँ पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और किसी का प्रमोशन वहाँ नहीं किया जाता है। 22% मुस्लिम सिंगापुर में है, लेकिन किसी भी मॉस्क में लाउड स्पीकर नहीं होता है, कोई लेडीज के बॉडी पर बुर्का नहीं होता है, कोई दाढ़ी ऐसा रख करके टोपी लगा करके डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता है। वो सब के लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म है और सब के लिए एक कॉमन वेश है। तो हमें ये सोचना होगा कि नेशनल यूनिटी अगर लानी है तो उसके बिना नेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। जो आपने जिंदगी में फैसले कर लिए हैं उसे आप पीछे मत हटो। मैं कभी कभी दुखी होता हूं कि मैंने अपने जिंदगी का 22 इयर्स अगर मैंने बिजनेस में लगाया होता, अगर मैंने पॉलिटिक्स में लगाया होता तो क्या मैं आज लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता? कभी कभी सक्सेस नहीं होता है तो मैं कहता हूँ 22 इयर्स मैंने अगर बिजनेस किया हो तो अपने लाइफ का गोल्डन टाइम इस तरीके से हमने बर्बाद कर दिया। कभी कभी अफसोस होता है और कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है। तो कभी सोचते अगर मैंने इतना लाइफ अगर कहीं पॉलिटिक्स में लगाया होता या हमने बिजनेस में लगाया होता तो हम भी आज बहुत पैसे वाले बनते और हम भी बहुत पावरफुल बनते। जिनको बुलाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है वो भी हमारे एक आदेश पे घूमते फिरते। तो कभी कभी ऐसा दिल में फीलिंग जरूर होती है, लेकिन जो हमने फैसला किया कि हमारा वो रास्ता नहीं है तो कभी हम इससे हटने की कोशिश नहीं करते और उस पर हम चाहे कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, उस पर हम अटल रहते हैं और सिद्धांत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेंथन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की मजबूती। तो चरित्र की मजबूती के लिए हमारे लाइफ में ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी इन एक्शन, हमारे कर्म में ईमानदारी होनी चाहिए। ऑनेस्टी इन कैरेक्टर, हमारे चरित्र में ईमानदारी होनी चाहिए। ऑनेस्टी इन ड्यूटी, हमारे कर्तव्य में ईमानदारी होनी चाहिए। हमने एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे एक बहुत बड़े आदरणीय एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं एस.के. पालीवाल साहब से सीखा था। उन्होंने मुझे समझाया कि स्वामी जी, यू शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट आल्सो अपीयर टू बी ऑनेस्ट।
हमें ईमानदार होना केवल पर्याप्त नहीं है, परंतु वो ईमानदारी हमारे आचरण में दिखाई पड़नी चाहिए। तो हमें वो ईमानदारी हमारे कैरेक्टर में ऑनेस्टी हो, हमारे एक्शन में ऑनेस्टी हो और हमारे ड्यूटी में ऑनेस्टी हो। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंस इसका उद्देश्य है अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति अवेयरनेस लाना। हमारी नेशन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिली के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इसके प्रति अवेयरनेस लाना। आप लोगों में सुनेंगे स्पीच, आपको समझ में आएगा। इसके साथ प्यारे बच्चों, एक्सपोजर टू सिक्योरिटी, सुरक्षा के विषय में आपको ज्ञान मिलेगा। एक्सपोजर टू फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीतियों के विषय में आप जानेंगे। एक्सपोजर टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक इशूज, आप इकोनॉमिक इशूज के विषय में समझेंगे। नेचर कंजर्वेशन एंड सोशल कोहेशन के विषय में आप जानेंगे। और मेन थीम इसका है लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन। साथ मिलकर रहना सीखो और एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। नागालैंड के लोग तमिलनाडु वालों से मिलेंगे, कर्नाटका के लोग सिक्किम के लोगों से मिलेंगे, राजस्थान के लोग अलग अलग राज्यों से मिलेंगे। तो एक आपको देश को समझने का, सोचने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये सब काम करते हुए हमने जिंदगी में बहुत से लोगों को खो दिया। उसमें हमने जो सबसे मुख्य लोगों को जिंदगी में खोया है, जो हम कभी इसे भूल नहीं सकते और लाइफ में इसे हम मिटा नहीं सकते। कभी जब भी मैं कुछ लिखूंगा तो इनके विषय में जरूर याद करूंगा। 28 दिसंबर 2000 को जब मैं इस गांव में आया था, तो जिसके घर में मैंने फर्स्ट रोटी खाई थी वो थे, उनका नाम था मनु भाई। वह भी आज 1 महीने के अंदर हमारे बीच से चले गए। वो आज हमारे बीच नहीं रहे। इन गांव के, उनके परिवार के लोग कुछ मुद्दे पर हमसे नाराज हुए, यहाँ आश्रम में नहीं आते थे। लेकिन मनु भाई अपने परिवार वालों को छोड़कर वो हमेशा यहाँ आते थे और अपने काम में, यहाँ आश्रम के काम में हाथ बटाते थे। आज उनका सारा परिवार फिर वापस इस आश्रम के प्रति आता जाता रहता है और पूरे दिल दिमाग से वो लोग काम करते हैं। लेकिन हम मनु भाई के बहुत आभारी रहेंगे, जो आज हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है, जो आज हमारे बीच में वो नहीं है। दूसरा, हमारे जिंदगी के सबसे बड़े जो पिलर, आधार स्तंभ थे, जिन्होंने हमारे जिंदगी को बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किया, 2008 से लेकर आज तक वो हमारे सपोर्ट में स्तंभ की तरह खड़े रहे, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर कुमार मेहता। अनफॉर्चुनेटली वो भी आज हमारे बीच से चले गए। हमें कहीं भी लेक्चर देना होता था, हम किसी इशूज पर हमारा ज्ञान नहीं था। वो बहुत पढ़े लिखे काबिल थे, यूएन में मिलिट्री एडवाइजर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे और आर्मी के इंटेलिजेंस डीजी थे, और बड़े ही चरित्रवान और बड़े ही विद्वान और समझदार सेवाभावी थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े पहनकर दिल्ली में जाकर रोडों पर लोगों को खाना बांटते थे, पागल लोगों के बाल काटते थे और यहाँ नेकर टी शर्ट पहन करके पूरे कैंपस में सफाई करते थे, और कभी कभी तो बच्चों का टॉयलेट वो खुद साफ करते थे। इतने बड़े वो ग्रेट इंसान थे। लेकिन वह भी आज हमारे बीच नहीं रहे। वह क्षतिपूर्ति हम कभी पूरा नहीं कर सकते। और उसके बाद में एक हमारे बड़े ही परिचित थे, हम उनसे सबसे पहले 7 मई 2002 में हमारे विदेश सचिव के घर पर, फॉर्मर उस समय विदेश सचिव नहीं थे, JN दीक्षित साहब के घर पर मुलाकात हुई थी। वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह से मैं जाकर के मिलने गया
और हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी और थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, केपीएस गिल, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और बैठे थे। हमने कहा सर, अफ्रीकन कंट्री की लाइबेरिया कंट्री ने डिमांड किया है कि वहाँ मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया से फोर्स की डिमांड की है, सहायता मांगी है कि आप अपनी फौज हमारे देश भेजिए और हमारे देश में शांति आए। लेकिन जो आज अपने आप को मॉडर्न स्टेट कहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अपने देश की महिला फोर्स कहीं दूसरे देश में नहीं भेज पाए और यूएन के चार्टर में जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, तो अगर हम अपने देश की महिला फोर्स अगर हम लाइबेरिया में भेजते हैं तो विश्व को हम मैसेज देते हैं कि नारी का सम्मान भारत देश करता है, दुनिया के लोग सिर्फ बातें करते हैं। ये सुनकर के एनएसए थे उस समय, एम के नारायण, वो लाल पीले हो गए और वो हमारी तरफ से बड़ी आंखें निकाल कर देखने लगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वो सेंटेंस मेरे कान में, ईयर में हॉन्ट करता है। उन्होंने देखते हुए नारायणन को कहा, मिस्टर नारायणन, ये रूहानी अल्फाज है। उन्होंने उर्दू में बोला, ये रूहानी अल्फाज है और इस रूहानी अल्फाज का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आगे चल कर के 2007 में हमारी महिला फोर्स, मुझे गर्व है हमारी सीआरपीएफ की बहनों पर, इन्होंने जाकर 2007 से 2017 तक लाइबेरिया में उन आतंकवादियों से लड़ा और वहां शांति प्रस्थापित किया। एक बार इस सीआरपीएफ की लड़कियों के लिए आप सब लोग खड़े होकर के इनके ऑनर में सम्मान करेंगे कि जो विश्व की पहली महिला फोर्स दुनिया में गई थी, वो सीआरपीएफ की महिला फोर्स गई थी। और 2017 से लेकर 17 तक ये लोगों ने अपना जान जोखिम देकर वहां पे रहे। और नारायणन साहब कहते थे कि अगर इनके साथ रेप हो गया, छेड़खानी हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मैंने कहा, अगर उनके साथ रेप हो सकता, छेड़खानी हो सकती है, तो ये सोल्जर नहीं हो सकती हैं। अगर ये सोल्जर हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। यू प्लीज सिट डाउन। तो आज हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी नहीं रहे, बहुत अफसोस की बात है। हम इन आत्माओं के लिए एक बार खड़े होकर के और मौन धारण करके इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करेंगे। ओ शांति शांति। यू प्लीज सिट डाउन। हमारे साथी श्री आर एस जून साहब से मैं अनुरोध करता हूं, वो आएंगे अपने कुछ विचार